Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I'll be doing part 3 of chapter number 100 of Rooks, starting from the lipoedema. What is actually lipoedema? As a term depicts, it is an edema due to the lipid accumulation or due to the fat accumulation. So this term describes the swelling of the tissues due to the abnormal accumulation of subcutaneous fat rather than fluid, as seen in the lymphoedema. Lymphoedema में भी basically lymph होता है, लेकिन वो lymph is fluid, तो उसमें देयर इज ऑक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड, जबकि इसमें जो है सबकोटेनियस फैट की ही स्वेलिंग हो रही है, उसी की ऑक्यूमुलेशन हो रही है। इसी वजह से इसका टर्म दैट इज यूज्ड इज lipoedema. In the majority of the cases, it affects the lower extremities, but it may also affect the upper extremities and the scalp. But mark this point that there is involvement of the lower extremities mainly. Hereafter, the term lipoedema, if unqualified, will be used to denote lipoedema of the lower limbs. और इसी वजह से चूंकि ये लोअर लिम्स को ज्यादा इन्वॉल्व करता है, इसीलिए आगे जहां पर भी लिपोएडिमा को इन जनरली इन्होंने अंडर द हेडिंग ऑफ लिपोएडिमा ऑफ द लोअर लिम्स ही डिस्क्राइब किया है। लिपोएडिमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव, के ये वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। सिमेट्रिकल इसलिए क्योंकि सिर्फ एक लिम्ब की इसमें नहीं होती, बायलेटरल होता है, सिमेट्रिकल होता है, और यहीं पर जो है ये डिफरेंशिएट होता है फ्रॉम द लिम्फेडिमा एज वेल, जो कि ज्यादातर यूनिलेटरल होता है। तो देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ द इन्वॉल्व्ड एरियाज ड्यू टू सबक्यूटेनियस डिपोजिशन ऑफ द फैट। इसके इंट्रोडक्शन जनरल डिस्क्रिप्शन में इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1940, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दिस, कि जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें ये प्रोग्रेसिव है, सिमेट्रिकल है, देयर इज बायलेटरल एनलार्जमेंट, और वो हो रही है ड्यू टू सबक्यूटेनियस डिपोजिशन ऑफ द फैट अकरिंग एनीवेयर फ्रॉम द बटक्स टू द एंकल्स विद स्पेयरिंग ऑफ द फीट। जस्ट मार्क अ स्टार ओवर हियर, क्योंकि स्पेयरिंग ऑफ द फीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि लिम्फेडिमा के अंदर फीट भी इन्वॉल्व होता है और सिंपल ओबेसिटी में भी फीट इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इसका ये बड़ा ही कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है कि ये जो है पूरा बटक से एक्सटेंड कर कर नीचे तक आके फीट को स्पेयर कर देता है, और इसका एक स्पेशल साइन होता है जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। और लिपोएडिमा का जो है ताल्लुक लिम्फेटिक स्टेसिस के साथ या वीनस इंसफिशिएंसी के साथ नहीं होता, जबकि लिम्फेटिक स्टेसिस या वीनस इंसफिशिएंसी बाद में जाकर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वहां पर ज़्यादातर है फैट ऑक्यूमुलेशन इतनी हो जाती है तो वो लिम्फेटिक वेसल्स को कंप्रेस कर देती हैं और उनकी जो है ड्रेनेज में प्रॉब्लम आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। तो इस वजह से आगे जाकर लिम्फ एडिमा साथ में हो तो सकता है, लेकिन लिम्फेटिक स्टेसिस बजाते खुद लिपोएडिमा कॉज नहीं करती, ठीक है। लेकिन लिपोएडिमा की वजह से आगे जाके लिम्फेटिक स्टेसिस एंड देन रिजल्टेंट लिम्फेडिमा हो सकता है। Incidence and prevalence में the exact incidence and prevalence of lipoedema is unknown, and it is probably underreported and often misdiagnosed due to unfamiliarity with this disorder. The thing is that we consider lipoedema as a very rare disorder or a rarity in the clinics, but the thing is that most probably we are not actually diagnosing the patients who present with the lipoedema, and we just label them as having edema of undetermined significance, or where we cannot or idiopathic edema, and we are sometimes unable to actually pick that the patient who are presenting to us with non-pitting edema can actually have this lipoedema. And the thing is that whenever a patient is coming with a bilateral limb swelling, lower limb swelling, one differential, if it's a non-pitting edema, the one differential that should come in mind is lipoedema. The clinical characteristic of lipoedema, or basically we can say that this is the diagnostic criteria for lipoedema. इसमें occurrence is almost exclusively in women, जबकि हमने डर्कम डिजीज में पढ़ा कि वो women में common तो है but not necessarily exclusively in women. So this occurs almost exclusively in women. जबकि there is bilateral and symmetrical nature with minimal involvement of the feet, ठीक है, feet की minimal involvement है, लेकिन bilateral और symmetrically lower limbs involved हैं। Minimal pitting edema होगा, there is pain और tenderness बड़ी prominent होती है, और bruising, easy bruising भी एक important feature है इसका। Persistent enlargement despite elevation of the affected extremities और weight loss। यहाँ पर जो है आप इसको इस तरह से मैंने जो याद किया है वो ये है कि मेरे पास एक जो है वुमेन, एक खातून आती है क्लिनिक में, और वो मुझे कहती हैं कि मुझे बायलेटरली
वो मुझे कहती है कि मेरे दोनों पाँवों में सूजन हो रही है। जब मैं एग्ज़ामिन करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हाँ, सूजन तो है दोनों टाँगों में और जो है थाइज़ में, लेकिन ये तो व्हेन आई जस्ट एग्ज़ामिन तो मैं देखती हूँ कि इसके फीट तो बिल्कुल स्पेयर्ड हैं और फीट की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये किस तरह की स्वेलिंग है? तो मैं जब उसको जो है प्रेस करके उसको देखती हूँ कि वेदर दिस इज़ पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा, तो मैं देखती हूँ कि इसमें तो मिनिमल पिटिंग हो रही है। लेकिन मेरी पिटिंग की वजह से पेशेंट को पेन भी होता है और उधर टेंडरनेस पॉजिटिव होती है एंड आफ्टर सम टाइम उस साइड पे पेशेंट को ब्रूज बन जाता है। और जब मैं पेशेंट से पूछती हूँ कि क्या आप ऐसा कोई काम तो नहीं करती कि आप सारा टाइम आपकी टाँगें जो हैं नीचे की तरफ लटकी हुई होती हों? तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो अपनी टाँगों को ये सोच कर कि इसका जो है सूजन थोड़ी कम हो जाए तो मैं इसको एलिवेट रखती हूँ और मैंने तो इसकी वज़ह से अपना वेट भी लूज़ किया है, लेकिन फिर भी मेरी स्वेलिंग पे कोई असर नहीं हो रहा। सॉर्ट ऑफ स्टोरी है बट मे बी थोड़ा-सा लर्न करने में, मेमोराइज़ करने में ईज़ी हो। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स लिख लें कि अगर कोई पेशेंट है जिसमें आप लिपोएडिमा सस्पेक्ट करते हैं, तो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं जो आपने उससे पूछने हैं। एक तो ये कि क्या आसानी से ब्रूजिंग हो जाती है? दूसरा ये कि क्या आपका वज़न कम करना मुश्किल है सिर्फ़ टाँगों से ही, जबकि अब बाकी पूरी बॉडी से वज़न कम करना आपके लिए आसान है? दूसरा ये कि क्या आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है इस तरह की स्वेलिंग की? और उसके अलावा ये कि क्या ये दर्द करता है? और या कोई अगर आपको हाथ लगाए या अपनी तरफ खींचे तो आपको जो है उसकी वजह से पेन होता है, यानी कि किसी के भी पकड़ने से, हाथ लगाने से आपको दर्द होता है कि नहीं? तो ये जो है 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिससे आप लिपोएडिमा को पिक कर सकते हैं। इसकी जो एज है ये सून आफ्टर प्यूबर्टी होता है। लिपोएडिमा अकर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन वुमेन, जैसे कि इसके क्राइटेरिया में बताया गया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आई वुड लाइक टू मेंशन कि जहाँ पर जो पेन मेंशन हुआ हुआ है ना, ये पेन ज़्यादातर डरकम डिज़ीज़ का फीचर होता है, जहाँ पर हमारे पास जनरलाइज़्ड डिफ्यूज़ फॉर्म आए अगर डरकम डिज़ीज़ की या वो जो लोअर लिम्स को इन्वॉल्व कर रही है, तो उसमें भी पेन होता है। लेकिन पेन मेनली डरकम डिज़ीज़ का फीचर होता है, जो कि उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में भी है, जिसमें 2 ही डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आते हैं कि एक तो ये कि ज पेशेंट जो है जनरलाइज़्ड ओवरवेट या ओबीस होगी और दूसरा ये कि क्रोनिकली पेनफुल एडिपोज़ टिश्यू होगा मोर देन 3 मंथ्स। तो ये 2 जो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है डरकम डिज़ीज़ के, जबकि दिस इज़ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर द लिपोएडिमा। इसकी एथनिसिटी कोई रेशियल या एथनिक प्रीडिलेक्शन नहीं है। एसोसिएटेड डिज़ीज़ में ज़्यादातर जो लिपोएडिमा के पेशेंट्स हैं, उनके उनमें एलिवेटेड लिपिड्स या दूसरे एब्नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज़ नहीं होते हैं और एलिवेटेड प्लाज़्मा लिपिड्स एज़ वेल एज़ एब्नॉर्मल फैटी एसिड कंपोज़िशन ऑफ द टिश्यू ट्राइग्लिसराइड्स इन लिपोएडिमा पेशेंट्स रिलेटिव टू कंट्रोल्स। तो इन्होंने क्या किया था कि एक ग्रुप था इन्वेस्टिगेटर्स का, उन्होंने देखा कि जो प्लाज़्मा लिपिड्स लेवल भी एलिवेट थे और इसके अलावा वो जो टिश्यू ट्राइग्लिसराइड्स थे, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स हमने कहा कि स्टोरेज फॉर्म होते हैं फैट का लिवर में और बाकी टिश्यूज में। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स थे, इनमें जो फैटी एसिड्स थे दे वर एबनॉर्मल। तो मतलब लेकिन यूजुअली इनमें कोई एलिवेटेड लिपिड्स या कोई और दूसरी लेबोरेटरी वैल्यूज नहीं होती हैं। और पैथोफिजियोलॉजी में हॉर्मोन्स को मार करे, दे अपीयर टू प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लिपोएडिमा और इसी वजह से ये प्यूबर्टी के बाद होता है। एंड इसके अलावा इसका जो है टिपिकल ऑनसेट नियर प्यूबर्टी और ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ सिग्निफिकेंट हार्मोनल चेंजेस इस बात को सपोर्ट करती हैं। मोर ओवर मेल का जो लिपोएडिमा है, इट केसेस हैव अकर्ड, जबकि इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में था कि एक्सक्लूसिवली वुमेन में होता है। लेकिन अगर मेल में ये अकर होगा तो हम देखेंगे कि उनमें जो कि हार्मोनल थेरेपी रिसीव कर रहे हैं फॉर प्रोस्टेट कार्सिनोमा या वो जिनमें हेपेटिक सिरोसिस हो, ठीक है। जो एनाटॉमी है लिम्फेटिक वेसल सिस्टम की लिपोएडिमा के पेशेंट्स में वो नॉर्मल होती है या इतनी सफिशिएंट होती है कि वो एटलीस्ट एडिमा नहीं कर सकती, ठीक है। और जो डिग्री है इनसफिशिएंसी की लिपोएडिमा के पेशेंट्स में अगर वो प्रेजेंट हो तो वो इस लेवल की नहीं होती कि वो जो है ट्रू क्रॉनिक इंसफिशिएंसी को सपोर्ट कर सके या लिम्फोएडिमा को सपोर्ट कर सके, ठीक है। मतलब वो अगर थोड़ी बहुत आपको इंसफिशिएंसी मिल भी जाती है तो कभी भी इतनी ज्यादा नहीं होती जितना एडिमेटस पेशेंट
पेशेंट के लोअर लिम्स होते हैं, ठीक है? जो लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट है लिपोएडिमा में वो वैसे भी जैसे-जैसे बॉडी एज करती जाती है तो फाइब्रोसिस इंक्रीज़ होती जाती है ड्यू टू ये जो लिपोएडिमा है इसमें फाइब्रोसिस होती जाती है, तो ओवरऑल आपकी लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट वैसे भी डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लिपोएडिमा के बाद तो लिम्फेडिमा हो सकता है, लेकिन लिम्फेडिमा यूजुअली उस एडिमा में इनिशियली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता। ये मेनली आपके सबक्यूटेनियस फैट की प्रोलिफरेशन की और ऑक्यूमुलेशन की वजह से होती है। लॉन्ग स्टेडिंग केसेस में लिपोएडिमा और लिम्फेडिमा एक साथ हो सकते हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में ऑल्दो ओबीज पेशेंट्स जो है ओवर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन पेशेंट नॉर्मल वेट के भी अफेक्ट होते हैं, जबकि डरकम में हमने पढ़ा कि यूजुअली आपके पास पेशेंट ओबीज ही होते हैं। तो ये भी इसका एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है फ्रॉम द डरकम। पैथोलॉजी में कोई हिस्टोलॉजिकल एब्नॉर्मेलिटी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई और बाय एचएनएन स्टेन एंड फैट स्टेन्स या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जेनेटिक्स में एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन 16 to 64% जो है अफेक्टेड वुमेन का, उनमें दे हैव रिपोर्टेड पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ लिपोएडिमा और इसी वजह से ये चीज आप देख लें कि जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और इन्फ्लेमेशन जो है ये एक रोल प्ले करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ द लिपोएडिमा। अच्छा, इसमें पिट1 म्यूटेशन वाज आइडेंटिफाइड। इसमें चूंकि एक मिनिमल सब पिटिंग एडिमा भी होता है, तो इट इज मिनिमल पिटिंग एडिमा से यू कैन जस्ट मेमोराइज दिस पिट1 म्यूटेशन कि वो एडिमा इतना ज्यादा होता है कि उससे पेशेंट बिल्कुल पिट ही जाता है और वो ना वेट रिडक्शन को रिस्पॉन्ड कर रहा है और ना कुछ, तो इस वजह से हम इसको पिट1 म्यूटेशन को मेमोराइज कर सकते हैं। और ये जो पिट1 म्यूटेशन थी ये एक इट वाज आइडेंटिफाइड इन फीमेल मेंबर्स ऑफ वन फैमिली with multiple anterior pituitary hormone deficiency and lipoedema. However, no other genetic mutations have been identified. इसके प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ये तमाम चीज़ें पीछे भी रिपीट हुई हैं और ये भी कि हार्मोनल चेंजेस के साथ एसोसिएटेड है, प्रेगनेंसी और मीनोपॉज के साथ एसोसिएशन है इसका, क्योंकि जहाँ पर हार्मोनल चेंजेस होंगी, हार्मोन्स जो हैं दे अपेयर टू प्ले अ रोल एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ द लिपोएडिमा। ठीक है, वही चीज़ें इसमें रिपीट हुई हैं, लेकिन ये चीज़ याद रखें कि इसमें ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट इन्लार्जमेंट है लोअर एक्सट्रीमिटीज की इन रिलेशन टू द ट्रंक, अपर एक्सट्रीमिटीज, फेस एंड नेक इज present even in the obese patient। और feet जो जनरली स्पेयर्ड होते हैं और फेयर डिपोजिशन जो है लिपोएडिमा की वो शुरू ही above the malleoli होती है, causing a sharp demarcation between the normal and abnormal tissue of the ankles, जिसको हम cuff sign भी बोलते हैं। और जो only sign during early stage of disease may be the disappearance of the retromalleolar sulcus। तो आपका जो मेलियोलाई है इनके पीछे जो सर्कस है वो अर्ली डिसअपियर हो जाता है और बाद में प्रॉपर एक कफ साइन प्रेजेंट होता है। और जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती जाती है ये करेक्टरिस्टिक फिजिकल साइन भी ज्यादा प्रोमिनेंट होता जाता है और अपर एक्सट्रीमिटीज अगर अफेक्टेड हो तो इसी तरह का कफ साइन हमें उसमें भी मिलेगा जिसमें वो हैंड को स्पेयर कर रहे होंगे और बिल्कुल इट एंड शार्पली अबव द रिस्ट। कोई भी जो नॉन टू मिनिमल पिटिंग एडिमा के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इनिशियली बिल्कुल माइल्ड से होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जाके जो है प्रोमिनेंट एडिमा डेवलप हो जाता है, जैसे वी हैव सेड दैट इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। पेशेंट जो है अक्सर कंप्लेन करते हैं पाँवों में हैवीनेस की, डिस्कम्फर्टनेस की, लेकिन द थिंग इज दैट इज हैवीनेस एंड डिस्कम्फर्ट नॉट ओनली द ऑफ द लोअर लिम्स, कोई भी इन्वॉल्व एरिया की डिस्कम्फर्ट, हैवीनेस एंड सेंसिटिविटी टू प्रेशर। ठीक है ना, इसी वजह से जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि किसी के हाथ लगाने से, दबाने से आपको दर्द तो नहीं होता, तो ये सेंसिटिविटी टू प्रेशर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्लू है। जैसे किसी को आप थोड़ा सा टच भी करते हैं, वी हैव सीन मैनी पेशेंट्स एंड दे जस्ट
उनको उनका जो है वी फील लाइक कि जैसे इनको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वाज़ नॉट कीपिंग दिस डिफरेंशियल especially in the diabetic patients and also in other females. But after reading this, I have just included this in my differentials of the females who are actually complaining of the tenderness also, क्योंकि ये यहाँ पर जो है थोड़ा-सा, चूँकि ये तो वैसे लोअर लिम्ब्स को ज़्यादातर इन्वॉल्व करता है, लेकिन व्हाट आई वाज़ थिंकिंग कि जो जनरलाइज़्ड फॉर्म होती है आपकी इसकी जो डर्कम डिज़ीज़ की होती है, उसको फाइब्रोमाइल्गिया से मैं किस तरीके से डिफरेंशिएट करूँगी, क्योंकि आई हैड दैट थॉट इन माइंड। तो व्हाट आई हैव असेस्ड इज़ दैट एक तो ये कि फाइब्रोमाइल्गिया का अपना एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि फाइब्रोमाइल्गिया में स्टिफनेस भी होगी, ठीक है? खैर दैट वाज़ ए एक्स्ट्रा पॉइंट। हम वापस से इस लेसन की तरफ आते हैं। जो क्लिनिकल वेरिएंट्स है इसके, उसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द इन्वॉल्व्ड एरियाज हैव बीन प्रपोज्ड। मोस्टली बटक्स अगर इन्वॉल्व होंगे तो दैट इज ग्रेड 1। अगर बटक्स टू नीज इन्वॉल्व होगा तो दैट इज ग्रेड 2। एंड इफ बटक एंड टू मैल्यूला होगा तो ग्रेड 3। और मेनली आर्म्स होंगे तो ग्रेड 4। एंड फिफ्थ इंक्लूड्स मेनली द लोअर लेग्स। अब आ जाते हैं हम इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ। इसमें जो लिपोएडिमा की डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, लिम्फोएडिमा, ओबेसिटी, क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी, लिपोहाइपरट्रॉफी को बड़ा अच्छा इन्होंने इस टेबल में एक्सप्लेन किया है। लेकिन थ्रू आउट प्रीवियसली भी हम जितनी चीजें पढ़ते आए हैं, दैट हैज एक्सप्लेन्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी विल जस्ट गिव इट अ रीडिंग। लेकिन लिपोएडिमा के कंट्रास्ट में अगर हम लिम्फेडिमा की बात करें, उस पर पॉजिटिव स्टैमर साइन होता है। व्हाट इज पॉजिटिव स्टैमर साइन? कि आप जो स्किन है एट द बेस ऑफ द सेकंड टो, उसको पिंच नहीं कर सकते इजिली, वहां पर इतनी थिकनिंग और फाइब्रोसिस हो चुकी होती है सबकुटेनियस टिश्यू की। जबकि फीट जो है इन्वॉल्व होते ही नहीं है लिपोएडिमा में, तो इस तरह से यू कैन डिफरेंशिएट। ओबेसिटी में आपका सबक्यूटेनियस फैट जो इंक्रीज होता है वो जनरलाइज्ड होता है, नॉट ओनली द लोअर लिम्स, और जो पेन है वो यूजुअली फीचर नहीं होता। इसके अलावा जो टिपिकल स्पेयरिंग है फीट की, दैट इज नॉट सीन इन द ओबीस पेशेंट। और जो क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी है वो एसोसिएटेड होती है विद हाइपर पिगमेंटेशन, और इनिशियली उसमें पिटिंग एडिमा मिलता है जो कि लेग एलिवेशन से रिलीव हो जाता है। और विद टाइम हाउ ओवर लिम्फेडिमा में सुपरवीन। और इसमें एक जो मेन डिफरेंस है बिटवीन लाइपोहाइपरट्रॉफी में और लाइपोएडिमा में, वो ये है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ एडिमा एंड पेन इन लिपोहाइपरट्रॉफी। और जो दूसरे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं उसमें डार्कम डिजीज आती है और बिनाइन सिमेट्रिकल लाइपोमिटोसिस आता है। और हाउ टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द डार्कम डिजीज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। जो कॉम्प्लिकेशन कोमॉर्बिडिटीज हैं उसमें मोबिलिटी कैन बी सिग्निफिकेंटली impaired due to all these heaviness and discomfort that the patient is having. जो differential diagnosis है lipoedema के, that is a very easy table and we have just read this, just give it a reading yourself. जो disease course and prognosis है उसमें lipoedema is progressive lifelong disorder. Investigations में lipoedema remains a clinical diagnosis, जबकि MRI may be used to verify कि swelling is due to the homogeneous enlargement of the subcutaneous compartment. तो MRI जो है आपकी एक modality है जिससे आप diagnose कर सकते हैं subcutaneous fat की proliferation को। और जो dynamic lymphoscintigraphy है वो आपकी lymph edema को rule out करती है। What is lymph scintigraphy? Scinti is basically it's a Latin word which means spark। तो वहां पर आप readily labeled जो है कंट्रास्ट के साथ उसकी जो पिक्चर्स इमेजेस लेते हैं लिम्फेटिक चैनल्स की, तो उसमें हम देखते हैं कि वो उसका जो एनाटॉमिकल एनॉमली भी ऑब्वियस और उसका जो डायनेमिक फंक्शन है हम इसे असेस कर सकते हैं। तो उससे हमें ट्रू लिम्फेडिमा को हम रूल आउट कर सकते हैं। और चूंकि वीनस इनसफिशिएंसी जो है या वीनस डिजीज ये कॉन्कॉमिटेंटली प्रेजेंट हो सकती हैं, तो वो इजीली हम डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड से उसको रूल आउट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि क्योंकि वो कॉन्कॉमिटेंटली प्रेजेंट होती है लिपोएडिमा के पेशेंट में, तो व्हेन ऑल द एडिमा इज नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द लिपोएडिमा, देन यू कैन गो फॉर द डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड टू लुक फॉर द कॉन्कॉमिटेंट वीनस इनसफिशिएंसी एज वेल। कोई स्पेसिफिक एब्नॉर्मलिटीज जो हैं फ्लैबोग्राम्स या आर्टीरियोग्राम्स यानी कि वीनोग्राम्स में और आर्टीरियोग्राम्स में आपको नहीं मिली इन दोज पेशेंट्स हु हैड लिपोएडिमा। मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट क्या है? यू हैव टू एड्रेस
द फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, और इसीलिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। जबकि डरकम में हमने देखा था कि पहली जो मैनेजमेंट हम देख रहे थे कि अपने पेन को किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, मैनेजमेंट जो है डाइट की इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एडिशनल फैट हम लेंगे दैट इज लेड डाउन इन द lipoedematous limbs, और and they are abnormally resistant to the control by dieting and exercise, and will also compound the difficulties of taking adequate exercise, causing further frustration and low self-esteem। तो इसीलिए ओवरऑल डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये पेशेंट्स इतना अच्छा डाइटिंग को और एक्सरसाइज को रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं। और जो बीएमआई है और टोटल बॉडी वेट है वो एक्यूरेटली ओबेसिटी को स्टेटस को रिफ्लेक्ट नहीं करता ऑब्वियसली, क्योंकि वैसे तो हम कहते हैं कि ओबेसिटी इज जब बीएमआई इज ग्रेटर देन 30, लेकिन इनका बीएमआई तो वो जो सिर्फ जो फैट ऑक्यूमुलेट हुआ हुआ लोअर लिम्ब में उसकी वजह से इतना ज्यादा होता है। तो इसीलिए बीएमआई जो है इनकी ओबेसिटी को ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं करता। एंड सम ऑथर्स एडवोकेट द यूज ऑफ वेस्ट सर्कमफेरेंस एज एन इंडिकेटर फॉर हेल्थी वेट, और इसी वजह से कुछ लोग जो है जो वेस्ट सर्कमफेरेंस है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं in order to judge that patient for healthy weight. Diuretics or leg elevation do not help in these patients who are crossed for the diuretics and leg elevation, लेकिन जो concomitant lymphoedema है उसमें रिलीफ मिल सकता है। जो कॉम्प्लेक्स फिजिकल डीकंजेशन थेरेपी है, ये जो आप इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दो चीजें कंबाइंड हैं। और फिजिकल डीकंजेशन इसलिए क्योंकि इसमें हम फिजिकली डीकंजेशन कर रहे हैं, और डीकंजेशन किस तरह से करते हैं कि एक तो मैन्युअली लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं और उसके बाद कंप्रेशन थेरेपी देते हैं, ताकि वो जो हमने लिम्फेटिक ड्रेनेज किया है वो वापस से रिकर ना हो। और ये जो है आपका एक वाइडली एक्सेप्टेड कंजर्वेटिव थेरेप्यूटिक अप्रोच है। और इसके अलावा जो मैनुअल ये चीज है कि while manual lymphatic drainage reduces the actual volume, compression by stocking or bandages used to minimize the recurrence। And यहाँ पर देख लें कि एक लास्ट में ऑप्शन है हमारे पास ट्यूमिसेंट लाइपोसेक्शन का। ट्यूमिसेंट क्यों इसको बोल रहा है लाइपोसेक्शन को, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल लाइपोसेक्शन, क्योंकि इसमें जो है माइक्रो कैन्यूलाज यूज होते हैं रादर देन मैक्रो कैन्यूलाज, तो इसी वजह से इसको कहते हैं ट्यूमिसेंट लाइपोसेक्शन। और ये जो है इंटेग्रल पार्ट है इन द मैनेजमेंट ऑफ द लाइपोएडिमा। और इसके अलावा डीकंजेशन थेरेपी शुड रिमेन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पोस्ट लाइपोसक्शन मैनेजमेंट, ताकि वापस से रिकरना हो। Now the second topic of the day is lipolymphoedema. जैसे कि इसका नेम शो कर रहा है that there is coexistence of the lipoedema and secondary lymphedema. Secondary lymphedema वो उन patients में जिनको long standing lipoedema हो उनमें coexist कर सकता है। और जो distinction है between two entities can be a challenge, but we have all these investigations available, so we can investigate the patient for that। And increased pressure from expansion of the fat tissue in lipoedema contributes to the development of the lipolymphedema, as I have already explained। पैथोफिजियोलॉजी में जो lymphatic system है lipoedema की, it is thought to be normal। ठीक है, lymphatic system lipoedema में normal होता है और इतना sufficient होता है कि वो एटलीस्ट एडिमा ना करे। जबकि lymphoedema जब होगा तो उसमें हमें जो lymphatic scintigraphy हम करेंगे उसमें हम देखेंगे कि there is some abnormality in the lymphatic vessel channels, and the increased pressure from the expansion of the fat tissue may cause mechanical obstruction of the small lymphatic vessels in the septa। अगेन वही चीज रिपीट की हुई है कि जो फैट ऑक्यूमुलेट कर रहा है वो जो आपके स्मॉल लिम्फेटिक वेसल्स हैं सेप्टा में उनकी मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, जिसकी वजह से कंजेशन हो जाती है या लिम्फोस्टेसिस हो जाती है, एंड अल्टीमेटली एडीमा हो जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू का। फर्दरमोर lymphatic transport in lipoedema also decreases as fibrosis increases with age। ये बात इन्होंने प्रीवियस टॉपिक में भी बताई हुई है, एंड दिस कैन exacerbate the secondary lymphoedema। तो इंपॉर्टेंट थिंग इसके को एग्जिस्टेंस होगी अगर लिम्फोएडिमा की विद लिपोएडिमा, तो दिस इज नोन एज लिम्फोएडिमा। कोई डिस्टिंक्ट हिस्टोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज हैव नॉट बीन diagnosed in by any of the modality including H&E staining and fat staining or electron microscopy।
Then we come towards the imaging characteristic of the lipoedema and lymphoedema. जो हम lymphangiograph करते हैं वो lipoedema में normal होता है और वो lymphoedema में abnormal होगा। lymphocytogram भी lipoedema में normal है और कुछ delay आपको lymphatic मिल सकता है due to that mechanical obstruction, लेकिन जो lymphocytogram है वो abnormal होगा with delayed lymphatic flow and subdermal collateralization and dermal backflow, क्योंकि हमारे पास कोलैटरल्स बन जाते हैं जब भी कहीं पर कोई एब्नॉर्मलिटी ऑब्स्ट्रक्शन आती है, तो इसीलिए हम देखेंगे कि सब लेटरल कोलैटरलाइजेशंस भी होंगी, वहां पर कोलैटरल्स भी बने हुए होंगे और डर्मल बैकफ्लो भी होगा। ठीक है जी। और जो हम सीटी के करें तो हमें लिपोएडिमा में तो डिफ्यूज और होमोजीनियस लाइपोमेटस हाइपरट्रॉफी मिलेगी सबक्यूटेनियस टिश्यू की, जबकि लिम्फेडिमा में हमें थिकनिंग मिलेगी काल्फ के सबक्यूटेनियस टिश्यू की और पेरीमस्कुलर एपोन्यूरोसिस। इसके अलावा इंक्रीज फैट डेंसिटी भी मिलेगी और honeycomb appearance is an important point when in the CT as well as in the MRI. So this honeycomb appearance is a significant finding for lymphoedema. And उसके अलावा जो एमआरआई है अगेन नॉर्मल स्किन थिकनेस होगी लेकिन फैटी टिश्यू इंक्रीज होगा इसमें, जबकि लिम्फोएडिमा में स्किन की थिकनिंग भी आपको मिलेगी और सबक्यूटेनियस टिश्यू की भी मिलेगी और हनीकॉम्ब अपीयरेंस मिलेगी। क्लिनिकल फीचर्स में आपको पॉजिटिव स्टैमर साइंस मिल सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लिम्फेडिमा, और दैट हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन कि ये क्या है। डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस में इसका क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कोर्स है, इन्वेस्टिगेशंस में क्लिनिकल डायग्नोसिस है, लेकिन जो अभी टेबल में हमने जो इन्वेस्टिगेशंस पढ़ी उस तरीके से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। मैनेजमेंट में लिम्फेटिक एडिमा कंपोनेंट ऑफ द लिपो लिम्फेडिमा में इंप्रूव इनिशियली विद लेग एलिवेशन एंड कंप्रेशन, एंड ऑल्सो बाकी जिस तरीके से हमने लैपो एडिमा को ट्रीट किया वही ट्रीटमेंट इसकी मैनेजमेंट में आएगी। नाउ वी कम टुवर्ड्स द लैपो एडिमा ऑफ द स्कैल्प एंड लाइपोएडिमेटस एलोपेशिया। लाइपोएडिमा ऑफ द स्कैल्प और लाइपोएडिमेटस एलोपेशिया जो है इसमें क्या होगा, थिक बॉगी स्कैल्प होगी due to prominent increase in the subcutaneous adipose tissue which may associated with varying degrees of hair loss. तो जब hair loss होगा with this boggy scalp, this is termed as lipoedematous alopecia, और अगर hair loss नहीं होगा और सिर्फ boggy swelling होगी तो that is termed as lipoedema of the scalp. Then introduction में lipoedema of the scalp is a rare condition of unknown etiology where thick boggy scalp develops due to prominent increase in the subcutaneous adipose tissue, and it can be associated with scarring and non-scarring hair loss. इसमें scarring non-scarring hair loss हो सकता है, तो one of the differential of the hair loss is also this lipoedema of the scalp and lipoedematous alopecia. और ये जो है एपिडेमोलॉजी में कोई ये एक रेयर कंडीशन है, और लेपोइडियम ऑफ द स्कैल्प जो है ये ज्यादातर एडल्ट्स में रिपोर्ट हुआ है और फीमेल टू मेल रेशो 5:1 है, और तमाम एथनिसिटीज में इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। एसोसिएटेड डिजीज में एलएस या एलए की कोई सेवरल कंडीशंस एसोसिएट तो है लेकिन कोई कंसिस्टेंट लिंक नहीं है। पैथोफिजियोलॉजी में कोई एग्जैक्ट एटियोलॉजी नोन नहीं है, लेकिन मसला क्या होता है कि जो आपकी डर्मल सबक्यूटेनियस इंटरफेस है जहां पर डर्मस और सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है आपका मिल रहा होता है उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना उसका फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह और ये फेलियर ये फेलियर किस लिए होता है, क्योंकि वहां पर जो सबक्यूटेनियस फैट की इतनी ज्यादा ऑक्यूमुलेशन हो जाती है डर्मिस में, और इस वजह से वो इंटरफेस भी जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड सम हैव स्पेक्युलेटेड कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं दे प्ले अ रोल सिंस दीज कंडीशंस हैव अ प्रीडायलेक्शन फॉर वुमेन, और इसके अलावा इस ऑक्यूमुलेशन की वजह से हेयर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ द लिम्फेजेक्टेशिया और एडिमा बोथ ऑफ विच हैव बीन ऑब्जर्व्ड हिस्टोलॉजिकली इन एलएस एंड एलए। तो आपके एलएस और एलए दोनों में लिम्फेजेक्टेशियाज होते हैं जिसकी वजह से हेयर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और हेयर लॉस के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट करता है, and also with the alopecia. और alternately the fat itself might invade and destroy the hair follicle, यानी कि या तो ये lymphangiectasia की वजह से या तो fat itself जो है hair follicle को destroy कर रहे थे, दोनों की वजह से hair loss हो सकता है। पैथोलॉजी में जो मेन पैथोलॉजिकल फीचर्स हैं एलएस और एलए के, इट इज अप्रोक्सीमेट डबलिंग इन द स्कैल्प थिकनेस। ठीक है, स्कैल्प थिकनेस जो है डबल हो जाती है जो नॉर्मली, और इसके अलावा आप देखेंगे कि डायलेटेड लिम्फेटिक वेसल्स भी आपको मिलेंगे
लाइपोएडिनोमा एलोपेशिया और लाइपोएडिनोमा ऑफ द स्कैल्प में। इसकी थिकनेस आई थिंक ये यस इन्वेस्टिगेशंस में जो है हम इसकी थिकनेस पढ़ेंगे कि नॉर्मल स्कैल्प थिकनेस कितनी होती है और आपको लाइपो एडिमा ऑफ द स्कैल्प में या लाइपोएडिमेटस एलोपेशिया में कितनी मिलती है। कोई जेनेटिक म्यूटेशन इसकी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में इन्होंने ये देखा था कि जो इजिप्शियन इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने देखा कि जिन पेशेंट्स के अंदर एलएस जो है डायग्नोस हुआ है वो एक स्पेशल किस्म का टाइट हेड स्कार्फ पहनती थी जिसे मैंडल बोलते हैं, और द एसोसिएशन बिटवीन एलएस एलए एंड अदर हेडवेयर हैव नॉट बीन रिपोर्टेड बाय द अदर्स। जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसमें प्रेजेंटेशन यूजुअली ये एसिम्टोमेटिक होता है, और जो एलएस है वो तो वैसे ही एसिम्टोमेटिक होगा। एलए के पेशेंट फिर भी हेयर फॉल के साथ जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बड़े नॉन स्पेसिफिक फीचर्स हो सकते हैं कि पेशेंट उस साइट पे पेन की कंप्लेन करें या प्रूराइटिस की कंप्लेन करें या पैरास्थीसियास की या हेडेक की कंप्लेन करें। इसीलिए जो एक लोकल एग्जामिनेशन है किसी भी हेडेक के पेशेंट की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पेशेंट्स जो है एलएस और एलए के दे प्रेजेंट विद बॉगी थिकनिंग ऑफ द स्कैल्प प्रीडोमिनेंटली ओवर द वर्टेक्स, parietal and occipital scalp, VPC, and VPO, and the bogginess may gradually extend to the entire scalp. The condition is more easily palpable than visible. So physical examination is very important. जो consistency है scalp की, it has been likened to cotton bedding as used in quilting and upholstering. अच्छा, इसकी तो consistency यहाँ जो है cotton bedding जैसी होती है। I just forgot to tell you people, but that is an important thing कि जो लाइपोएडिमा के जो पेशेंट्स होते हैं ना वो कंप्लेन करते हैं कि उनको जो है सबकुटेनियसली जैसे चावल के दानों की या किसी दानेदार चीज की जो है ना उनको फीलिंग आती है अपने स्किन को टच करने से। वो जो पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम द लाइपोएडिमा, तो ये जो है ना जो स्किन की जो फील का पैटर्न है वो थोड़ा सा लाइपोएडिमा में चेंज हो जाता है। जबकि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो कंसिस्टेंसी है स्कैल्प की, इट हैज बीन लाइकन टू कॉटन बेडिंग दैट इज यूज्ड इन द क्विल्टिंग एंड अपहोल्स्टरिंग। जो इन्वॉल्व स्कैल्प है वो इजीली आप उसको प्रेस कर सकते हैं अंडरलाइंग बोन तक, क्योंकि वो बॉगीनेस जो है वो प्रेस हो सकती है और जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो वो रिटर्न्स बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन जैसे ही प्रेशर को आप रिमूव करते हैं। हेयर लॉस एलए में वेरिएबल है, इसमें स्कारिंग नॉन स्कारिंग दोनों एलोपेशिया हो सकता है, और जो हेयर है दे डू नॉट एक्सीड 2 सेंटीमीटर इन लेंथ और वो जल्द इजीली ब्रेक ऑफ हो जाते हैं। Sometimes hair in the affected area can have a lighter color than the hair from the surrounding unaffected scalp. Of note is that the fact that none of the LS and LA patient reported to date have had concurrent lipoedema of the legs. So LS और LA का कोई association नहीं है with lipoedema of the legs कि वो जो आपका लिपिड ऑक्यूमुलेट हो रहा है, फैट ऑक्यूमुलेट हो रहा है लेग्स में, उन पेशेंट को नेसेसरली एलएस या एलए होगा। और वैसे भी लाइपोएडिमा का जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा वी हैव सीन कि उसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व होती हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इसमें नेवस लाइपोमेटोसिस आएगा, सुपरफिशियलिस ऑफ द स्कैल्प, क्यूटिस वर्टाइसिस गायरेटा एंड एन्सेफेलो क्रेनियोकुटेनियस लाइपोमेटोसिस। ठीक है, नेवस लाइपोमेटोसिस सुपरफिशियलिस जो है यूजुअली बर्थ पे प्रेजेंट होता है, जबकि हमने पढ़ा कि ये आपको एडल्ट्स में मिलेगा। और इसका वो जो है वी हैव सॉलिटरी मल्टीपल लेजन्स, और जो स्कैल्प है क्यूटिस वर्टिकल गायरेटा में वो फरोड होती है, और बायोप्सी पे आपको क्लोजली पैक्ड हेयर फॉलिकल्स मिलेंगे और कंसिडरेबल थिकनिंग मिलेगी कोलेजन बंडल्स की डर्मिस में और सबकुटेनियस टिश्यू में। ठीक है, क्यूटिस वर्टिका गायरेटा के अंदर जो है फाइब्रस टिश्यू बड़ा थिकन सा होता है, और फिजिकल एग्जामिनेशन पे जो स्कैल्प है दैट इज फरोड और थ्रोन इनटू फोल्ड्स। जो इंसेफेलोक्रेनियोकुटेनियस लेपोमेटोसिस है वो एसोसिएटेड होती है विद ऑफ्थेल्मोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज। Disease course and prognosis में both LS and LA are chronic and persistent condition. इन्वेस्टिगेशन में हम अल्ट्रासाउंड या एमआरआई कराते हैं ना, तो उसमें हमने देखना होता है कि स्कैल्प एरिया में सबकुटेनियस टिश्यू की थिकनिंग कितनी है। जो एवरेज स्कैल्प थिकनेस होती है हेल्दी इंडिविजुअल्स में वो 5.8 होती है, प्लस माइनस 0.12 मिलीमीटर, दैट इज 5.8 मिलीमीटर। और
जो स्कैल्प थिकनेस होगी एलए और एलएस के पेशेंट्स में वो 8.5 से लेकर 16 मिलीमीटर तक होती है विद एन एवरेज ऑफ 11.4 मिलीमीटर। ठीक है। बायोप्सी ऑफ द अफेक्टेड एरिया में ऑल्सो सपोर्ट द डायग्नोसिस। मैनेजमेंट में कोई स्पेसिफिक या इफेक्टिव मैनेजमेंट गाइडलाइन नहीं है एलएस या एलए की। पेन, प्रूराइटिस, पैरेस्थीसियास को आप सिम्टोमेटिकली डील करते हैं, सर्जिकली एक्सरसाइज कर सकते हैं आप एलएस को। और इसके अलावा इन्होंने 12 मंथ फॉलोअप किया था तो इस सर्जिकल एक्सिशन का, तो उन्होंने देखा कि कोई रिकरेंस नहीं होती एलएस की, लेकिन जो रेजिडुअल एलोपेशिया था वो वैसे का वैसे रहा। और टॉपिकल मिनॉक्सिडिल अ बिग नो, दे आर नॉट हेल्पफुल इन रीग्रोइंग द हेयर इन एलए। Now we come towards the miscellaneous disorders of the subcutaneous fat. इसमें हम सेलुलाइट और ओबेसिटी पढ़ेंगे। जो सेलुलाइट है इसको हम ये सेलुलाइट बेसिकली है क्या? सेलुलाइट जो है ह्यूमन एडिपोज टिश्यू का आर्किटेक्चरल डिसऑर्डर है। ठीक है तो ये भी एडिपोज टिश्यू, लेकिन उसके जो आर्किटेक्ट है उसमें वो डिसऑर्डर्ड मैनर में अरेंज्ड हैं। और ये किस तरह से उसके आर्किटेक्चर में ये प्रॉब्लम आता है, अगर हम नॉर्मल जो स्किन की जो है हम उसकी स्ट्रक्चर को देखें तो हम देखते हैं कि ऊपर एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के बाद जो है हमारे पास डर्मिस होती है, डर्मिस के बाद हमारे पास सबकुटेनियस टिश्यू शुरू हो जाता है। ठीक है। ये जो सबकुटेनियस टिश्यू है जहां पर आपके पास फैट आता है, डर्मिस के फौरन नीचे जो फैटी टिश्यू होता है, ये फैटी टिश्यू थ्रू वर्टिकल फाइबर्स कनेक्ट होता है टू द एपिडर्मिस। ठीक है जी। तो अब जब ये जो फैट टिश्यू चूंकि आपकी सुपरफिशियल स्किन के साथ थ्रू द फाइब्रस टिश्यू कनेक्ट होता है, तो जैसे ही एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा ऑक्यूमुलेट हो जाता है तो हम क्या होता है कि ये फाइब्रस टिश्यू तो अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखते हैं, तो वहां से स्किन अंदर से खिंची हुई नजर आती है, इसीलिए उसमें डिंपल्स बन जाते हैं। जबकि ये जो ये नीचे फैट इतना ऑक्यूमुलेट हुआ है वो प्रोट्रूड कर जाता है डर्मिस के अंदर, जिसकी वजह से हमें नोड्यूलर अपीयरेंस मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिम्पल्ड एंड नोड्यूलर अपीयरेंस ऑफ द स्किन इन सेलुलाइट प्रोन एरियाज इन पोस्ट प्यूबर्टल फीमेल्स। इसके जो सिनोनिम्स हैं, दीज आर एडिपोसिस और ओडिमेटोसा, स्टेटस प्रोटोसस cutis, and dermopaniculosis deformans, nodular liposclerosis, gynoid lipodystrophy, and edematofibrosclerotic paniculopathy. Introduction. General description includes that cellulite was first introduced in French literature, and cellulite nowadays is a common concern of the patient who are presenting to the dermatologist क्योंकि it is very difficult to treat, and ये localized metabolic disorder होता है subcutaneous tissue का that results in readily visible alteration in the appearance of the female body। ठीक है ना, आपकी visible alteration हो जाती है female body की appearance में, इसी वजह से ये major concern होता है in the patients। Cellulite present as a change of the skin topography. What is topography? की जो physical appearance है skin की वो बहुत ज्यादा change हो जाती है, उसमें dimpling और nodularity आ जाती है, जो कि principally pelvic region को, lower limbs को और abdomen को involve करता है women में। जो topographical alteration है, it is caused by herniation of the subcutaneous fat through its fibrous connective tissue support matrix that I have explained earlier। कि ये टोपोग्राफिकल एल्ट्रेशन क्यों आती है, फाइब्रस टिश्यू नीचे की तरफ खींच रहा होता है और जो फैट ऑक्यूमुलेट करता है वो प्रोट्रूड कर जाता है डर्मिस के अंदर, जिसकी वजह से ये जो है टोपोग्राफिक अपीयरेंस आती है। इट इज एस्टिमेटेड दैट बिटवीन 85 and 98% of post-pubertal female display some degree of the cellulite. It first appears after puberty and exclusively in women. Ethnicity में white women are more affected. So be happy if you have cellulite, means you're a white woman. Pathophysiology में the exact pathophysiology of cellulite is not fully understood. Many theories seek to explain the structural, architectural, metabolic and biochemical differences between cellulite and non-cellulite fat. एक स्टडी परफॉर्म हुई थी, मतलब इन्होंने कहा कि हम देखें कि जो सेलुलाइट का फैट है और जो नॉन सेलुलाइट फैट है उनमें क्या स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल, मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल डिफरेंसेस हैं। तो एक स्टडी परफॉर्म हुई थी
बाय रोसेनबैम एट अल, उन्होंने बायोप्सी की थी फ्रॉम वुमेन विद एंड विदाउट सेलुलाइट, शोड एन इर्रेगुलर एंड डिसकंटिन्यूअस dermal subcutaneous interface that was characterized by fat protrusion into the dermis. In contrast, the dermal subcutaneous and connective tissue interface were smooth and continuous in male subjects. यानी कि इन्होंने ये जो स्टडी की थी ना, इन्होंने बायोप्सी ली थी उन खवातीन में भी जिनमें सेलुलाइट था, उनमें भी जिनमें सेलुलाइट नहीं था। उन दोनों में इनको डिसकंटिन्यूअस डर्मल सबक्यूटेनियस इंटरफेस डिसकंटिन्यूअस या इर्रेगुलर मिला था। और यानी कि उसमें उनको थोड़ी बहुत फैट प्रोट्रूजन जो है डर्मिस में मिली थी। मतलब ऐसे क्लियर कट स्ट्रेट लाइन नहीं थी कि जैसे अगर ये जो है आपका डर्मिस है तो ये फैट यहाँ पर अगर है डर्मिस के नीचे, तो एक क्लियर कट लाइन इनको नहीं मिली थी, बल्कि इन्होंने देखा कि ये फैट थोड़ा-थोड़ा प्रोट्रूड कर रहा था फीमेल्स में into the dermis, और इसी वजह से फीमेल्स आर प्रोन टू डेवलप सेल्यूलाइट। और मेल सब्जेक्ट्स में जो है ये बिल्कुल एक इंटरफेस बिल्कुल स्मूथ एंड कंटिन्यूअस होता है, इसी वजह से उनमें सेल्यूलाइट नहीं बनता। These findings suggest that there is sexual dimorphism in the structural characteristic of the subepidermal connective tissue that predisposes women to the development of the cellulite. जो वुमेन है सेलुलाइट के साथ, दे हैव अ हायर परसेंटेज ऑफ थिनर परपेंडिकुलरली ओरिएंटेड डर्मल सेप्टा। जिन डर्मल सेप्टा की मैंने अभी आपसे बात की थी कि जो कि इसको क्योंकि देखिए ना, जो आपका फैट है ये तो एक कंप्रेसिबल चीज़ है, तो उसके उसको कोई उसका कोई वो एक स्ट्रक्चरलेस चीज़ है, उसमें थोड़ा बहुत उसको उसके आर्किटेक्चर को एक सपोर्ट देने के लिए हमारे पास डर्मल सेप्टास होते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं, ठीक है ना? और वो परपेंडिकुलरली ओरिएंटेड होते हैं। तो इन्होंने देखा है कि जो जिन पेशेंट्स में सेलुलाइट बनता है, इनमें ये जो डर्मल सेप्टा है, ये थिन होते हैं। And this appears to be to facilitate herniation of adipose tissue into the reticular dermis. कोई रीजनल डिफरेंस नहीं है इन बोथ द हार्मोनल रिस्पॉन्सिवनेस एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन एडिपोज टिश्यू। एंड फॉर एग्जांपल कि जो एडिपोसाइट्स होंगे ग्लूटेल फिमोरल रीजन में, वो सॉरी देयर इज आल्सो रीजनल डिफरेंसेस इन बोथ द हार्मोनल रिस्पॉन्सिवनेस एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन एडिपोज टिश्यू। जैसे कि ग्लूटेल फिमोरल रीजन के जो एडिपोसाइट्स होते हैं, दे लार्जर एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फीमेल सेक्स हार्मोन्स, और जो ग्लूटेल फिमोरल एडिपोसाइट्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली ज्यादा स्टेबल होते हैं एंड दे आर रेजिस्टेंट टू द लाइपोलिसिस। इसी वजह से इन जगहों से फैट को रिड्यूस करना इज वेरी टफ। or it has been conjectured that deterioration of the dermal vasculature with edema and deposition of glycosaminoglycans in the dermal capillary walls could result in cellulite. एक इन्होंने ये चीज सजेस्ट की है कि अपार्ट फ्रॉम कि आपकी कनेक्टिव टिश्यू है, वो जो आपके डर्मल सेप्टास हैं वो थिन हो, और इसके अलावा जो ग्लूटल फिमोरल रीजन के एडिपोसाइट्स होते हैं वो भी बड़े साइज के होते हैं, और वो ज्यादा मेटाबॉलिकली स्टेबल होते हैं, वो रेजिस्टेंट होते हैं टू द लिपोलिसिस। लेकिन ये भी होता है कि इन एरियाज में ये देखा गया है कि जो डर्मिस के वेस्कुलेचर है वो भी डिटोरिएट हुआ हुआ होता है। और क्योंकि वहां पर डिपोजिशन हो जाती है ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस की इन द डर्मल कैपिलरी वॉल्स, एंड इट कैन रिजल्ट इन द सेलुलाइट। दिस ऑब्जर्वेशन हैज नॉट बीन सपोर्टेड बाय द अदर्स। Similarly, the role of inflammation in the pathogenesis of the cellulite remains controversial. Inflammation कोई role play करती है cellulite में या नहीं, it is still controversial. Then we come towards the predisposing factors. Number one, high carbohydrate diets. क्यों? क्योंकि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स हाइपर इंसुलिनीमिया को प्रोवोक करते हैं और लेपोजेनेसिस कराते हैं, जिसकी वजह से टोटल बॉडी फैट कंटेंट बढ़ता है और पेशेंट प्रीडिस्पोज होता है टू सेलुलाइट। नंबर टू, प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ सिटिंग या स्टैंडिंग डे, क्योंकि ये इम्पीड करते हैं नॉर्मल ब्लड फ्लो को and lead to stasis, which alters the microcirculation and may increase the risk of cellulite. So, number one, carbohydrate diet. Number two, prolonged periods of sitting or standing. Number three is fluid retention. And number four is hormonal environment in pregnancy. They may also be contributory factors in the cellulite. Carbohydrate diet, prolonged period of sitting or standing, and fluid retention and hormonal environment.
पैथोलॉजी में सेलुलाइट एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, लेकिन हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन है। इसमें हम देखें तो हमें इंडेंटेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट इनटू द डर्मिस मिलती है, यानी कि सबक्यूटेनियस फैट डर्मिस के अंदर प्रोट्रूड कर रहा होगा। जेनेटिक्स में कोई जेनेटिक यस, इसमें है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, क्योंकि ज़्यादातर जो वुमेन थी सेलुलाइट की, उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके फैमिली मेंबर्स भी अफेक्ट हैं इस कंडीशन से, लेकिन कोई स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन आइडेंटिफाई नहीं हुई है। क्लिनिकल फीचर्स के प्रेजेंटेशन में सेलुलाइट प्रेजेंट्स मोर almost exclusively in post-pubertal females and involves the skin of the pelvic region, lower limbs and abdomen। और जो स्किन है वो आपको dimpled लगेगी like the surface of a mattress or of orange peel, and this surface irregularity is especially apparent जब skin is pinched। Cellulite can affect the individuals with both high and low BMI, so it does not only affect the people with high BMI but also low BMI। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सबसे पहले ओबेसिटी, इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे सेलुलाइट से, कि उसमें ओबेसिटी में हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया होता है एडिपोज टिश्यू का, दैट इज नॉट नेसेसरीली लिमिटेड टू द पेल्विस, थाइज एंड एब्डोमेन। वो एक जनरलाइज होती है। और वैसे भी आप जो ओबेसिटी जो 20 पेशेंट होते हैं ना, उनकी स्किन डिम्पल्ड नहीं होती, वैसे बिल्कुल स्ट्रेच की वजह से, बल्कि ज़्यादा शाइनी और स्मूथ होती है। जबकि जिनमें सेलुलाइट होता है इनमें आपको डिम्पलिंग और नॉड्यूलैरिटी मिलेगी। सेलुलर इसकी सिवियरिटी को क्लासिफाई करें तो ग्रेड 1 में स्किन डिम्पलिंग इज अपेरेंट ऑन पिंचिंग बट नॉट अदरवाइज। जब हम पिंच करते हैं तो हमें स्किन डिम्पलिंग मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। ग्रेड 2 में स्टैंडिंग पे मिलेगी लेकिन लाइन डाउन पे नहीं मिलेगी। ग्रेड 3 में स्टैंडिंग और लाइन डाउन दोनों में मिलेगी। जो क्योंकि स्टैंडिंग से ना रिलेटिवली स्किन आपकी जो है स्ट्रेच हो जाती है तो वो ज़्यादा अपेरेंट होता है। कॉम्प्लिकेशंस एंड कोमॉर्बिडिटीज में कोई एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी या मोर्टालिटी नहीं है। डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस इज दैट इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। मैनेजमेंट में ऑल्दो जो सेलुलाइट है वो बहुत कॉमन कंप्लेन है, लेकिन इसको मैनेज करना इज वेरी टफ। आपका वेट गेन जो है मे एसेंटुएट द विजिबिलिटी ऑफ द सेलुलाइट, तो इसीलिए सेलुलाइट बनता लो बीएमआई पेशेंट्स में भी है, लेकिन वेट गेन क्या करता है कि उसकी विजिबिलिटी को ज्यादा प्रोमिनेंट कर देता है। तो इसीलिए वेट रिडक्शन इसमें हेल्प तो कर सकती है, लेकिन कभी कभार ये इसकी प्रोमिनेंस को ज्यादा इंक्रीज कर देती है। तो वेट रिडक्शन एक ऑप्शन तो है हमारे पास, लेकिन कभी कभार कुछ पेशेंट्स में ये बजाय ठीक होने के और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। एक ग्रुप इन्वेस्टिगेटर्स का था, उन्होंने कहा कि ऑन एन एवरेज सेलुलाइट सिविरिटी डिक्रीजेस फॉलोइंग वेट लॉस। ठीक है, तो वेट लॉस एक जो है इम्पॉर्टेंट आपका फर्स्ट स्टेप है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द सेलुलाइट। और स्पेशली वो लोग जिनमें बीएमआई ज़्यादा हो और जिनकी सेलुलाइट सिवियरिटी ग्रेड बढ़ा हुआ हो। ओवर द काउंटर या प्रिस्क्रिप्शन टॉपिकल थेरेपीज अवेलेबल हैं। क्या है हमारे पास? 0.3% रेटिनोल है, 6 मंथ्स तक अप्लाई करें उसको, वो सेलुलाइट को इम्प्रूव करता है। और जो मीजोथेरेपीज हैं जिसमें हम इंजेक्ट करते हैं सब्सटेंसेस इनटू द डर्मिस, उसमें फॉस्फेटिडाइल कोलिन, कैफीन, थ्यूफाइलिन और कुछ हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं जिनको इंजेक्ट किया जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में, और ताकि वो डिसॉल्व कर सके फैट को। लेकिन कोई सरप्राइजिंगली इसके कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। बहुत ज़्यादा नॉन इन्वेसिव डिवाइसेस भी यूज़ हुए हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सेलुलाइट। ये तो सॉर्ट ऑफ इन्वेसिव है जो मीजोथेरेपी है। तो उसमें हमारे पास क्या क्या है? स्किन नीडिंग डिवाइसेस हैं, यूनिपोलर एंड बाइपोलर रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस। तो आरएफ डिवाइसेस वैसे भी आजकल वी लिसन अबाउट देम अ लॉट। तो ये जो आरएफ डिवाइसेस होते हैं ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस हैं, ये आपकी जो सेलुलाइट को टारगेट करते हैं और उसको जो है इम्प्रूव करते हैं। हमारे पास अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस भी हैं और सिलेक्टिव क्रायोलिसिस डिवाइसेस भी हैं। और ये जो आरएफ डिवाइसेस है ना, ये इसी वजह से, क्योंकि ये सेलुलाइट को टारगेट करती हैं, फैट को टारगेट करती हैं, ये इसीलिए बॉडी कंटूरिंग के लिए यूज होती हैं। जो कि क्रायोलिसिस, क्रायो तो हमें पता है नाइट्रोजन गैस है, तो वो बेसिकली क्रायोलिसिस भी आप देखेंगे कि वो बॉडी कंटूरिंग और फैट लॉस के लिए जो है इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसमें फ्रीज करके फैट को लाइस किया जाता है। तो दिस प्रोसेस इज क्रायोलिसिस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मोडालिटीज हैं और इम्प्रेसिव भी हैं, इनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं।
मेसोथेरेपी के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो गया कि वेट रिडक्शन का हमने बोलना है, टॉपिकल हम दे सकते हैं रेटिनोल 0.3% 6 मंथ्स के लिए। दूसरा मेसोथेरेपी है, लेकिन वो इतना इम्प्रेसिव उसके रिजल्ट्स नहीं हैं। चौथा हमारे पास जो है स्किन नीडिंग डिवाइसेज़ हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेज़ हैं और अल्ट्रासाउंड डिवाइसेज़ हैं और क्या है सेलेक्टिव क्रायोलिसिस। जो ज़्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं जैसे कि सबसेशन एंड लाइपोसक्शन। सबसेशन क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये फाइब्रस स्ट्रैंड्स जो है ना, इनकी वजह से वो डिम्पलिंग आ रही होती है, तो हम उनको सबसाइज कर देते हैं तो ओवरऑल अपीयरेंस उसकी जो है इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा हम लाइपोसक्शन कर सकते हैं, सबसेशन के साथ लाइपोसक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो सबसेशन है वो टेम्परेरीली तो सेल्यूलाइट की अपीयरेंस को इम्प्रूव करती है, लेकिन इसकी कितनी एफिकेसी है ये अभी तक डिमॉन्स्ट्रेट नहीं हुई है। जो लाइपोसक्शन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सेलुलाइट इट कैरीज अ रिस्क। क्यों? क्योंकि लाइपोसक्शन जो है इट रिड्यूसेस फैट डिपॉजिट डीपर इन द सबक्यूटेनियस फैट, जबकि सेलुलाइट एडिपोज टिश्यू जो है वो थोड़ा सुपरफिशियल ऑक्यूमुलेट होता है। और जब आप लाइपोसक्शन को ज्यादा सुपरफिशियल लेवल्स पे करते हैं तो आपके पास नेक्रोसिस का रिस्क बढ़ जाता है और पुअर कॉस्मेटिक आउटकम भी एक जो है एक साइड इफेक्ट है। जो लेजर असिस्टेड लाइपोसक्शन हम करते हैं या जो लेजर असिस्टेड लाइपोप्लास्टी हम करते हैं वो लेस इन्वेसिव है देन ट्रेडिशनल लाइपोसक्शन। और साइमल्टेनियसली ये होता है कि ये जो आप लाइपोप्लास्टी के लिए जो लेजर यूज कर रहे होते हैं वो आपको एक ये प्रेफरेबली ये भी एड ऑन है उस ट्रीटमेंट का कि वो साथ साथ स्किन टाइटनिंग भी करता है। तो ऐसे तो नहीं है कि आपने एडिपोज टिश्यू को निकाल दिया और बाकी स्किन आपकी लैग्स होगी। तो द थिंग इज कि जो लेजर असिस्टेड लाइपोप्लास्टी है या लेजर असिस्टेड लाइपोसक्शन है वो ट्रेडिशनल लाइपोसक्शन से ज्यादा अच्छा है, बिकॉज वो आपको एक तो सॉर्ट ऑफ लेस इन्वेसिव है और वो स्किन टाइटनिंग भी करता है। In the search for a novel approach to managing cellulite, various investigators have looked at peroxisome proliferator activated receptors PPARs, जो कि एडिपोसाइट्स पे ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये it's thought कि they have an effect on the extracellular matrix as possible targets for the treatment of cellulite, लेकिन कोई एविडेंस अभी तक नहीं है एंड ये अंडर ट्रायल ही है पीपार्स जो हैं। जो आइडियल मैनेजमेंट है इस कंडीशन की, जो कि which so many women find distressing and for the treatment of which considerable sums have been expended has yet to be found. कोई ideal treatment अभी तक नहीं है cellulite की, but these are the things that can help you. Obesity and the skin. जो ओबेसिटी है ये तो एक कॉमन प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होती है? जो ओबीस पेशेंट है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे फ्री फैटी एसिड्स हैं वो किस तरीके से स्टोर होते हैं बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये ट्राइग्लिसराइड ऑक्यूमुलेट हो जाते हैं आपके टिश्यू में, चाहे लिवर में हो, चाहे पेरिफेरल टिश्यू में हो। तो जब वो वहाँ पर ऑक्यूमुलेट हो जाते हैं तो दे मेक रेजिस्टेंट द टिश्यू टू द इफेक्ट ऑफ द इंसुलिन। अब इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन ने तो ग्लूकोज को पेरिफेरल टिश्यू में ले जाना है और लिवर को बोलना है कि आपने ग्लूकोज को स्टोर करना है, ग्लाइकोजन बनाना है। लेकिन अब लिवर में भी ट्राइग्लिसराइड्स हैं और पेरिफेरल टिश्यू में भी ट्राइग्लिसराइड्स ऑलरेडी दे हैव जस्ट ऑक्यूपाइड द स्पेस। और जब ग्लूकोज जो है इन टर्न इट विल लाइक लुक एट द इंसुलिन के यू हैव टू वर्क फॉर मी, तो वो इट कीप्स ऑन secreting the insulin in response to the hyperglycemia और उस रिस्पॉन्स में हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है क्योंकि इंसुलिन अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रही, तो वो उसका जो है अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन स्टिल दैट इंसुलिन इज नॉट एबल टू मूव द ग्लूकोज इनसाइड द टिश्यूज बिकॉज ऑफ द ऑलरेडी प्रेजेंट टीजीज इन द टिश्यूज। ठीक है, तो इसी वजह से जो ओबीज पेशेंट होते हैं इनमें हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी मिलती है और हाइपरग्लाइसीमिया भी मिलता है। अच्छा जी, उसके अलावा क्योंकि आप ये जो ओबेसिटी है ये एक कॉमन प्रेजेंटेशन भी है, तो हम ये देखेंगे कि वैसे ये तो सारी जो परसेंटेजेस हैं और डाटा है इंटरनेशनल है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे कि इंग्लैंड में 62.1% ऑफ द एडल्ट्स वर ओवरवेट और ओबीज इन 2013 और जो प्रिवेलेंस है ओबेसिटी का बीएमआई ग्रेटर देन 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इन एडल्ट मैन and women rose over the 20 years। तो obesity में BMI is more than 30 kg और इसके अलावा नियरली और 28 से ज्यादा जो है ओवरवेट होता है। ठीक है, नियरली 10% ऑफ
All children entering English schools at age 4 to 5 are classified as obese. खैर आपकी ओबेसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक और कार्डियोवास्कुलर कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्यों होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। जो फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं ओबेसिटी की स्किन पे वो क्या होते हैं? एक तो ये कि जो सबक्यूटेनियस फैट है वो तो बॉडी को इंसुलेट करता है, ठीक है ना? अब जब इसी वजह से जो ओबीज़ लोग होते हैं, ठीक है, उनको जो है मतलब सर्दी ज़्यादा नहीं लगे, लेकिन एक और चीज़ ये भी तो है कि मतलब इसको ये दिस फैट इज़ प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द कोल्ड। तो इसका मतलब है कि जो ओबीज़ पेशेंट हैं, वो हीट भी अपनी सही प्रॉपर से जो है डिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से क्या होता है कि इनकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फॉर थर्मोरेगुलेशन इन ओबीज पीपल हु टेंड टू स्वेट मोर प्रोफ्यूजली देन दोज हु आर नॉट ओवरवेट, ठीक है? इसीलिए एक्सेसिव स्वेटिंग आपको ओबीज पेशेंट्स में मिलती है। और पैराडॉक्सिकली जो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस है, अब इतनी स्वेटिंग इनको होती है, इसी वजह से दे आर मोर प्रोन टू cirrhosis। तो नाउ यू गॉट द पॉइंट दैट व्हाई द ओबीज पेशेंट हैव even your weight reduction can help you in your cirrhosis, ठीक है? Weight reduction can help you in your sweating। So this is very important point। मैकेनिकल प्रॉब्लम्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं स्किन डिजीजेस में वो क्या है? एक तो ये कि फ्रिक्शन स्वेटिंग और मैसरेशन जो होती है बॉडी फोल्ड्स में, वो उसकी वजह से पेनफुल इरोसिव इंटरटीजिनियस इंटरट्राइजीनस डर्मेटाइटिस होगा विद सेकेंडरी कैंडिडियासिस, ठीक है? आपको इंटरट्राइगो बहुत ज्यादा मिलता है ओबीज लोगों में। और ओबीज वुमेन जो है उनकी रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी की वजह से क्या होगा, दे हैव प्रॉब्लम विद द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जो कि फर्दर वहां पर रिटर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस करेगी, अफेक्टिंग द जेनाइटोक्रूरल फोर्स, और स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे। और स्ट्रेच मार्क्स उस वक्त ज्यादा बनते हैं जब वेट गेन रैपिड होता है। एंड कहाँ कहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा बनते हैं? एक्सिलरी फोल्ड्स में, अपर थाइस में, बटक्स में और एब्डोमेन में। जो मैकेनिकल इफेक्ट्स है ओबेसिटी के, दे में इम्पीड लिम्फेटिक ड्रेनेज नॉट ओनली इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज बल्कि एल्सवेयर भी, जिसके जैसे कि आपका एब्डोमिनल एप्रन फोल्ड्स हैं, जिसकी वजह से लिम्फ एडिमा की चांसेस ओबीज लोगों में ज्यादा होते हैं। और तो लिम्फेडिमा ये मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी की वजह से होता है। जो क्रॉनिक हाई प्रेशर है स्किन पर सोल्स और फीट के, उसकी वजह से क्या होगा, प्लांटर हाइपरकेरेटोसिस भी आपको ओबीज लोगों में ज्यादा मिलती है। और इसके अलावा पोस्ट मेनोपॉजल प्लांटर कैरेटोडर्मा भी जो है इसी वजह से होता है, ड्यू टू द क्रॉनिक प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड ऑन द स्किन ऑफ द सोल्स ऑफ द फीट। और ये जो पोस्ट मेनोपॉजल प्लांटर कैरोडर्मा है, इसका दूसरा नाम इज कैरोटोडर्मा क्लाइमैक्टिविकम। कैरोटोडर्मा क्लाइमैक्टिविकम। पैराफेरल वस्कुलर और लिम्फोवस्कुलर डिसऑर्डर्स अगर हम देखें तो ओबेसिटी जो है इट पुट स्ट्रेन्स ऑन द वास्कुलर सिस्टम। तो लोअर लिम्ब का वीनस हाइपरटेंशन फ्रॉम वट एवर कॉज वो होगा, अगर तो वो एक्सरसबेट हो जाएगा ओबीस में, क्योंकि उनका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इतना बढ़ जाता है। और तो आपका ये कैल्फ जो पंप है वो इतना प्रॉपरली, बेशक प्रेशर भी एग्जर्ट करे, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से वो सही से पंप नहीं कर पाता, तो फर्दर उधर का प्रेशर बढ़ जाता है। और इमोबिलिटी भी जो इन पेशेंट्स में पाई जाती है, उसकी वजह से भी ये फीचर मिलता है। द रिस्क ऑफ वीनस एक्जिमा एंड वीनस अल्सरेशन आर इंक्रीज्ड एंड दे may be more difficult to manage, and chronic lymphedema frequently supervenes। Then we have cutaneous infection and obesity, जो आपके superficial skin infection हैं, जैसे कि candidiasis, dermatophytosis और एथ्रास्मा, वो भी obese लोगों में ज्यादा होगा। पायोजेनिक infections जो है फॉलिंग सेलुलाइटिस, फेरनक्यूलोसिस, ये भी जो है आपके पायोजेनिक इन्फेक्शन जैसे कि फॉलिक्यूलाइटिस और फेरनक्यूलोसिस, ये भी ओबीज लोगों में रिकरेंट होते हैं। तो एक आपका फेरनक्यूलोसिस में ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है। इन्होंने ये देखा कि वो पेशेंट्स जो हु रिक्वायर ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस by community acquired methicillin resistant staph aureus। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, उन्होंने मतलब देखा था कि मर्सा के भी चांसेस जो है ना स्टेफिलोकोकस ओरियस के, वो ओबीज लोगों में ज्यादा हैं। एंड ओबीज पेशेंट्स वर मोर देन 3 times लाइकली टू नीड फर्दर सर्जिकल इंटरवेंशन विद इन अ ईयर देन नॉन ओबीज पेशेंट, ठीक है जी? और lymph edema in the obese is commonly complicated by streptococcal cellulitis। lymph edema वैसे भी आप इसको इस तरीके से streptococcal से याद रख सकते हैं कि स्टेप्स
एंड लोअर लिम्ब पे को ज़्यादा अफेक्ट करता है स्टेप एंड लिम्फेडिमा को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो लिम्फेडिमा है ओबीस पेशेंट्स में वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है बाय स्ट्रेप्टोकोकल सेलुलाइटिस एंड ओबेसिटी आल्सो इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन एंड ऑफ नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस ओवरऑल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आल्सो इंक्रीजेस इन द पेशेंट हु आर ओबीस जो कुटेनियस कॉन्सिक्वेंसेज है इम्यूनोलॉजिकल एंड एंडोक्राइन डिसरेगुलेशन के ओबीस पेशेंट में वो क्या है एडिपोज टिश्यू है जो है वो मल्टीपल उसके कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी और हार्मोनल फंक्शंस हैं आपको पता है कि आपके एडिपोज टिश्यू से एडिपोकाइंस रिलीज होते हैं तो जब भी एडिपोज टिश्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये एडिपोकाइंस भी एक्सेसिवली रिलीज होंगे तो ये जो एडिपोसाइटोकाइंस जो रिलीज होते हैं इतने ज़्यादा तो ये साइटोकाइंस का तो काम ही इन्फ्लेमेशन है इसी वजह से ओबीस पेशेंट में इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसकी इन्होंने ये एग्जांपल दी है कि डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिस्पॉन्सेज आर इंक्रीज इन ओबेसिटी एंड डिक्लाइन विद वेट रिडक्शन ठीक है जी आपका जो डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिस्पॉन्सेज है वो ओबीज लोगों में बढ़ जाती हैं इन साइटोकाइंस की वजह से जो एडिपोसाइटोकाइंस हैं जबकि वेट रिडक्शन हम करते हैं तो ये डिलीड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी आपकी इंप्रूव हो जाती है एडिपोसाइटोकाइंस में ऑल्सो प्ले अ रोल इन वेल रिकग्नाइज लिंक बिटवीन सिवियर सोरियासिस एंड ओबेसिटी और यही एडिपोसाइटोकाइंस सोरियासिस में चूंकि इन्फ्लेमेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है इसी वजह से ओबेसिटी ओबीज लोगों में आपको सोरियासिस ज्यादा मिलता है और वेट रिडक्शन विल हेल्प इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोरियासिस और इसके अलावा इन्होंने ये देखा कि जब अगर वेट रिडक्शन बेशक आपने डाइट या एक्सरसाइज के थ्रू की हो या बेरियाट्रिक सर्जरी के थ्रू की हो इट हैज अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन सोरियासिस देयर इज आल्सो सम एविडेंस ऑफ अ लिंक बिटवीन ओबेसिटी एंड एटोपी इंक्लूडिंग एटोपिक एक्जिमा तो आपके ओबेसिटी का एटोपी के साथ भी एक एसोसिएशन है हाइपरइंसुलिनीमिया एसोसिएटेड विद ओबेसिटी वो क्या करता है एंड्रोजन प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है एडिपोज टिश्यू से जिसकी वजह से क्या होगा ये जो हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से हमें साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो हाइपर इंसुलिनीमिया मिल रहा होता है इस एडिपोज टिश्यू ने जो जगह ऑक्यूपाई की हुई टीजेस आ गए हैं मसल्स में जो सारी मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी बताई तो उसकी वजह से क्या होगा कि एडिपोज टिश्यू जो है उनमें से जो एंड्रोजेंस रिलीज होते हैं uh, it actually what happens is that hyperinsulinemia is associated in the obesity it increases the androgen production from the adipose tissue तो ये जो ultimately hyperinsulinemia भी adipose excessive adipose tissue की वजह से ही हुआ है ठीक है अब वो hyperinsulinemia आप क्या कहेगी कि adipose tissue से production कराएगी androgens की और ये androgens क्या करेंगे मतलब androgens की adipose tissue से production कराएगी and reduces the production of the sex hormone binding globulin उसकी वजह से जो है सर्कुलेटिंग फ्री एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाएंगे और क्या होगा एक्नी होगा हिर्सुटिज्म होगा एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होगा और पीसीओडी जो है एक ओबीस पेशेंट में आपको मिलेगा और इसीलिए वेट रिडक्शन इन सब चीज़ों में भी इवन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज में एक्नी में हिर्सुटिज्म में आपको हेल्प करती है टाइप 2 डायबिटीज जो है कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ओबेसिटी की कैसे दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड और उसके अपने स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद ओबेसिटी इसमें प्राइडर बिली सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरे स्किन डिसऑर्डर्स जो कि ओबीस पेशेंट में है वो है डर्कम डिजीज एंड द प्रेजेंस ऑफ ओबेसिटी में एग्रीवेट अ वैरायटी ऑफ अदर स्किन डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग हाइड्राइडेनाइटिस सेपरेटिवा एंड पाइलोनाइडल साइनस और जो सर्जिकल वूंड हीलिंग है वो भी इम्पेयर्ड होती है ओबीस पेशेंट में क्योंकि ओबेसिटी इटसेल्फ इज अ स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन or there is increased risk of incisional hernia in the obese patient as well. Thank you so very much.